नमस्कार दोस्तों। आज है 22 मई 2023। स्वागत है आपका एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पे। आज ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट वी विल नॉट बी एबल टू यूज द आवर स्मार्ट क्लासेस बोर्ड, so we will be taking it on our PDF basis and that too on our system basis, laptop basis. So let's start with today's economic times analysis. So the first news is borrowing rates for government and companies to decline. आपने अभी देखा होगा कि आरबीआई ने एक नोटिस निकाला था जिसके अंदर 2000 रुपए के जो नोट थे उनको बंद कर दिया गया। उनको अभी के लिए डिपॉजिट करवाने के लिए बोला गया। जब तक लीगल टेंडर है 30 सितंबर 2023 तक इट विल बी अ लीगल टेंडर एंड यू विल हैव टू डिपॉजिट इन योर बैंक्स and the per day limit, per transaction limit is rupees 20,000. So bulk borrowing rates for the government and corporates are set to reduce in the short term as Friday's central bank moved to withdraw India's highest denomination of rupees 2,000 from the market is expected to boost the banking system liquidity. होता क्या है, 2000 रुपए के नोट बैंकों के पास आएंगे जो भी यूज में नहीं थे, लोगों के पास बल्क में थे, या फिर जिनको हम मनी होल्डर बोलते हैं, जो कैश दबा के रख रहे होते हैं, ऐसे लोगों के पैसे अब बैंक की जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। तो करीबन एक सर्कुलर के हिसाब से जो 31 मार्च 2023 को आरबीआई ने सर्कुलेट किया था, अप्रोक्सीमेटली 3.62 लाख करोड़, 3,62,000 करोड़ रुपए 2000 के नोट मार्केट के अंदर सर्कुलेशन के अंदर हैं, जो कि अभी वापस आने की उम्मीद है। ट्रेजरी एग्जीक्यूटिव्स ने कहा है कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के करीब जो 2000 रुपए के नोट हैं वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आएंगे, जिससे कि सरकार के पास शॉर्ट टर्म मनी लेंडिंग के लिए इनफ लिक्विडिटी हो जाएगी। एंड शॉर्ट टर्म मनी लेंडिंग के लिए इनफ लिक्विडिटी होने से आपको जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, जिनको हम टी बिल भी बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स, या फिर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, जो कि कोई 14 डेज के लिए दिया जाता है, कोई मंथली बेसिस पे दिया जाता है, तो उनके जो इंटरेस्ट रेट है, उनके ब्याज दरों में गिरावट आने का हो सकता है कि कुछ गिरावट आएगी। 15 बेसिस पॉइंट तक भी आ सकती है, 10 बेसिस पॉइंट तक भी आ सकती है टी बिल्स की यील्ड्स के अंदर और इंटरेस्ट रेट्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला है कि व्हाट इज द 1 बेसिस पॉइंट। बेसिकली 1 बेसिस पॉइंट इज 0.01 परसेंटेज पॉइंट, 0.01 परसेंटेज पॉइंट। सो दिस इज बेसिस पॉइंट। सो अप्रोक्सीमेटली अगर 15 बेसिस पॉइंट की आती है अपने पास, तो दैट विल बी अराउंड, एक चीज लगा लीजिए कि 100वें हिस्से का एक पहला हिस्सा इज 1 बेसिस पॉइंट। तो 1% का 0.01% इज 1 बेसिस पॉइंट। तो ये सब आएगा तो लिक्विडिटी बैंक्स के अंदर आएगी, तो शॉर्ट टर्म लेंडिंग, क्योंकि सभी तो एक्सचेंज करवा नहीं लेंगे एकदम से, तो कुछ लोग बैंकों में जमा भी करवा देंगे, उनके अकाउंट्स में पैसा रहेगा, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी रहेगी तो इजीली लैंड कर सकते हैं कंपनीज को, कॉरपोरेट्स को, या फिर अपने ट्रेजरी बिल्स के अगेंस्ट। सो इट विल हेल्प इन बूस्टिंग द लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन इज बोर्डिंग गेट, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स बीइंग टैप्ड टू बिड द गो फर्स्ट। हम लास्ट वीक से डिस्कस करते आ रहे हैं कि गो एयरलाइंस, जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रखी हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो रखा है, उसके सीईओ को चेंज कर दिया गया है, और जो कि जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट है उन्होंने अभी इनकी फ्लाइट्स के जो लेसर हैं उनको मना कर दिया गया है अभी आगे प्रोसीड करने से। सो अभी बेसिकली हमने बात की थी कि 26 जुलाई से गो एयर दोबारा उड़ान भरेगा अभी, लेकिन अभी जो इसकी प्रिलिमिनरी बातें शुरू हो गई है इसके रेस्क्यू के लिए, तो बहुत से ऐसे बिडर्स आए हैं जो कि इसके रेस्क्यू की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि इसकी गो फर्स्ट वाज अ गुड एयरलाइंस, बट ड्यू टू दैट इंजन इशू तो ये इसमें इशू आ गया था, और वाडिया ग्रुप पे लोगों का पुराना भरोसा है, तो कई लोग लार्ज ग्लोबल स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट एंड स्पेशल सिचुएशंस के लोग जो हैं
जो लैंडर हैं वो इस चीज़ की मुहिम में है कि हम कुछ कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स देके, इक्विटी लेके या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड से इस एयरलाइंस को बचाया जा सके। तो इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर प्रिलिमिनरी टॉक्स आर ऑन दी पॉसिबल रेस्क्यू ऑफ दी बजट कैरियर गो फर्स्ट। इसके टॉप एग्जीक्यूटिव से बात की जो कि वाडिया ग्रुप के हैं, तो क्या उनका भी मानना है कि एयरलाइन शुड बी रिवाइव्ड एज सून एज पॉसिबल। It will take deep pockets to get the go air off the ground, and stakeholders will have to take the haircuts to get the airlines going. Initial talks have been conducted with a leading PE fund that specializes in aviation. बातें चल रही हैं ऐसे इक्विटी फंड्स रेजर्स के साथ और पोटेंशियल बिडर्स के साथ जो कि बेसिकली एविएशन सेक्टर में स्पेशलाइज्ड हैं। तो हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में ही वाडिया ग्रुप जल्द ही इस सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, इंसॉल्वेंसी से बाहर आ जाएगा। कोर्ट भी इनके रिवाइव करने की पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहा है और दोबारा से गो फर्स्ट एयरलाइंस उड़ान भर सकेगी। नेक्स्ट इज FSSAI assessing WHO red flag on sugar substitute। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इट सेड दैट it is evaluating the new guideline issued last week by the WHO। WHO ने लास्ट वीक में कुछ गाइडलाइन इशू की है which said that non sugar sweeteners like aspartame and stevia do not help in weight loss and can increase the risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease। WHO की गाइडलाइन से जो कि हम शुगर फ्री की टैबलेट्स डाल लेते हैं जिसके अंदर बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्पार्टम भी बोलते हैं, स्टीविया भी होते हैं। तो उन्होंने एक स्टडी के द्वारा गाइडलाइन इश्यू की है कि ये वजन कम करने में कोई सहायता नहीं करते, दे डू नॉट हेल्प इन द वेट लॉस एंड इवन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ होने, टाइप 2 का जो लेवल का डायबिटीज़ है उसके होने की संभावनाएं भी बढ़ा देते हैं और हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की भी संभावना हो सकती है, इंक्रीज हो जाता है रिस्क। तो इसी के लिए जो हमारा फूड सेफ्टी एंड FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अभी एक साइंटिफिक पैनल जो इसको एग्जामिन कर रहा है कि जो WHO की गाइडलाइंस है उनको डिटेल्ड वे में एग्जामिन और इवेल्युएट कर रहा है और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आने वाले समय में हमारे आगे होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज फोर्सेस ट्रेन इन क्राव मागा। क्राव मागा बेसिकली हमारी जो फोर्सेस हैं वो इजराइल का एक क्राव मागा एक टेक्निक है, बेसिकली उस टेक्निक को ट्रेन किया जा रहा है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस बेसिकली ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और इंडियन आर्मी को क्राव मागा के अंदर ट्रेन किया जा रहा है। ये बेसिकली एक मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि इजराइल की आर्मी यूज़ करती है। ये किस लिए किया जा रहा है? जो चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारी इंडिया चाइना बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देता है, वहाँ पे आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में भी एक बार रिफ्ट हुई थी, तो बाउट्स हो गई थी दोनों साइड की जवानों के बीच में, हाथापाई हो गई थी। तो इसी से रिलेटेड जब नॉन आर्म डिफेंस के लिए, जिसके अंदर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जब आपके पास हथियार नहीं होते या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में जब आप हथियार ले जा नहीं सकते, तो उस समय में दुश्मन को टैकल करने के लिए मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाई जा रही है इंडियन आर्मी और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के कुछ इंस्ट्रक्टर को। शुरू में 50 इंस्ट्रक्टर को पंचकुला की जो एकेडमी है ITBP ट्रेनिंग एकेडमी, वहाँ पे सिखाया जा रहा है और इसके बाद ये लोग जाके अपने जवानों को, अपनी बटालियंस को और अपने कमांडोज को इस चीज़ में ट्रेन करेंगे। तो ये बेसिकली हम देखते हैं कि ये क्राव मागा क्या है। Israel's Krav Maga is considered to be one of the best form of martial art combined with Aikido, Karate and Judo। ये मार्शल आर्ट की टेक्निक है जिसको हम अकीडो, कराटे और जूडो के साथ मिलाएंगे एंड विल हेल्प पेट्रोलिंग यूनिट्स गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई ड्यूरिंग स्कर्मिसेस। ये जो भी हमारे चाइना के साथ बाउट हाथापाई होती रहती है उस समय एज देगी हमारे जवानों को कि उनके हाथापाई का जवाब दे सकें। चाइना के साथ हमारा जो रिश्ता देखा जाए वो पुराने समय से ही, वॉर के समय से ही
बड़ा दूसरे डिस्प्यूटेड रहा है। और अभी भी चाइना के पास हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख के एरिया में इंडिया का जो है वो चाइना के पास है, इलीगल ऑक्यूपेशन है। और अरुणाचल प्रदेश का करीबन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने एक्वायर किया गया है, इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो बोथ साइडेड के अंदर टेंशन रहती है, दोनों साइड के जवानों के बीच में टेंशन रहती रहती है आए दिन कुछ ना कुछ। और जो गलवान घाटी के अंदर भी कुछ सोल्जर्स की हत्या कर दी गई थी जून 2020 के अंदर, और फिर 2021 के अंदर करीबन 100 जवान पीएलए के, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइनीज आर्मी के, बॉर्डर क्रॉस करके बाराहोती उत्तराखंड के अंदर आ गए थे और हमारे ब्रिजेज को डैमेज कर दिया था। तो ये टेक्निक उन सब चाइना की इन मंसूबों को नाकाम करने के लिए जो कि आए दिन होते रहते हैं, इसलिए आईटीबीपी जो कि चाइना बॉर्डर पे तैनात रहती है और आर्मी के जवानों को सिखाई जा रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डायलॉग डिप्लोमेसी ओनली वे टू डील विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जापान के अंदर जो हिरोशिमा समिट है वहाँ पे गए हुए हैं, एंड वहाँ पे उन्होंने वोलोदोमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने रीअफर्म किया इंडिया की सॉफ्ट पॉलिसी को कि इंडिया बिलीव्स इन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर सच टाइप ऑफ conflict which Russia and Ukraine is handling. India believes dialogue and diplomacy is the only way to deal with Ukraine conflict, and India will do every possible thing to contribute to resolving the situation. ये प्रधानमंत्री जी ने अभी G7 समिट चल रहा है जो कि जापान के अंदर चल रहा है, उनकी साइडलाइंस पे कहा। जेलेंस्की मोदी जी के और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक यूल के बीच में बैठे थे, और इसका जो सेशन था उसका थीम था टुवर्ड अ पीसफुल स्टेबल एंड प्रोस्पेरस वर्ल्ड। जो थीम था वो था टुवर्ड अ पीसफुल स्टेबल और प्रोस्पेरस वर्ल्ड। तो ये हिरोशिमा में मोदी जी ने ये बात बोली इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू रिकॉन्फिगर एटीएम्स। अभी 2000 के रोड जो बंद कर दिए गए हैं, इस पे एक टेंशन शुरू हो गई थी, क्या एटीएम को रिकॉन्फिगर किया जाएगा, रिकैलिब्रेट किया जाएगा। एटीएम की बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूजुअली एटीएम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो अभी आरबीआई ने बोला है और बैंक्स ने भी कि आपको दोबारा रिकैलिब्रेशन कॉस्ट नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो 2000 के नोट जिस सर्किट के अंदर जिस कैसेट के अंदर फिट होते थे उनको लॉक्ड कैसेट बना दिया जाएगा। तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांजैक्ट इन ₹2000 denominations. So banking will not have to bear the additional cost of recalibrating the ATMs following the withdrawal of ₹2,000 rupees cash from the market as per the circular issued by the RBI. Moving on to next, अडानी पावर ऑफिशियल फ्लोटेड कंपनीज एक्ट। अभी हम देख रहे थे कि अडानी हिडनबर्ग के रिपोर्ट से इश्यू लास्ट वीक ने हमने पूरा हर रोज़ कोई ना कोई रिपोर्ट देखी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने भी सबमिट की और सेबी को भी एक्सटेंड करके टाइम दे दिया गया 14 अगस्त तक का कि आपको इस इंक्वायरी में करके हमें रिपोर्ट सबमिट करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज एक न्यूज़ आई है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गुजरात की तरफ से कि जो अडानी पावर है और इसके ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने कुछ वॉयलेट किए हैं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कि रूल्स हैं उनको वायलेट किया गया है बाय नॉट रिपोर्टिंग द थर्ड पार्टी, बाय नॉट रिपोर्टिंग द रिलेटेड थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन इन द रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी गुजरात बेंच के, उन्होंने 75,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है गौतम अडानी जो कि चेयरमैन है, शांतिलाल अडानी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, विनीत एस जैन जो होल टाइम डायरेक्टर है, इनके ऊपर। तो आए दिन अडानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रेगुलेशंस, रेगुलेटरी इस न्यूज़ आती रहती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्राइवेट सर्वेज नीड टू शेयर मेथड सेज एनएससी चीफ। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसके जो चीफ है राजीव लक्ष्मण करांदीकर, उन्होंने ये बोला है कि जो प्राइवेट सर्वे किए जाते हैं, प्राइवेट सर्वे एजेंसीज हैं, उनको कुछ सेट स्टैंडर्ड्स को एडहेयर करना चाहिए ऑन डिक्लेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड फॉर द सर्वेज अंडरटेकन बाय देम। ये जो एनएससी चेयरमैन ने बोला है कि कई बार क्या होता है,
प्राइवेट सर्वे आ जाते हैं कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रही, गरीबी इतनी बढ़ी, गरीबी इतनी घटी, यहाँ पे इतने वोटिंग पैटर्न रहा, ये पोल रहेंगे। तो इस तरह की जो प्राइवेट एजेंसी सर्वे करती हैं और उनका डिफरेंट हो जाता है गवर्नमेंट सर्वे से। तो अभी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन ने बोला है कि प्राइवेट सर्वे बेशक चाहे कितने ही डिटेल्ड वे में हो, लेकिन उनको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे और जो स्टैंडर्ड उन्होंने फॉलो किए हैं उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने किस आधार पे ये सर्वे बनाया है, सो दैट उसका मिसयूज ना हो सके और गवर्नमेंट डाटा के साथ मिसमैच ना हो। एज ऑफ नाउ नो प्राइवेट एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू गिव एनी डिटेल्स ऑन हाउ दे कलेक्टेड द डाटा, what they did for processing the same and when the data was collected, not even for the opinion polls and exit poll। जो opinion poll और exit poll के डेटा भी हम दे देते हैं कहाँ पे कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या रहेगा, बट जब असली चुनाव आते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल अलग रहता है। तो इसी के संदर्भ में जो एनएससी चीफ ने बोला है कि प्राइवेट एजेंसी जो कि सर्वे कंडक्ट करती हैं उनको अपनी मेथडोलॉजी डिटेल्ड में देनी पड़ेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गोयल सीज 6850 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन एमपी मेगा टेक्सटाइल पार्क, जो कि मित्रा स्कीम जो है, मित्रा पार्क बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क, इनको मित्रा पार्क बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा है कि 6,850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से हम मित्रा पार्क जो एमपी के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 6,850 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे फार्मर और बिजनेसमैन दोनों को बेनिफिट होगा। सो ये इन्होंने एक डबल इंजन सरकार की तरफ दोबारा घोषित किया है, बिकॉज एमपी में ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 6850 करोड़ इज एक्सपेक्टेड इन दिस पार्क, गोयल सेड व्हाइल लॉन्चिंग अ पार्क इन धार। धार के अंदर एक पार्क का लॉन्च इनॉग्रेशन किया है ऑन संडे व्हेन द स्टेट एंड सेंटर साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये धार के अंदर एमपी पीएम मित्रा पार्क बनेगा, जो कि एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, एंड दिस पार्क विल हेल्प क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प बूस्ट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फार्मर। गवर्नमेंट का प्लान है 7 ऐसे पार्क बनाए जाएं, मित्रा पार्क 7 पार्क बनाए जाएंगे। ईच ऑफ विल बी 1000 एकड़ के अंदर स्प्रेड अप होंगे, ईच ऑफ विल बी spread over of into 1000 acre with a total outlay of 4,445 crores for 5 years. The textile ministry received 13 proposal and has signed MOUs with Karnataka, second Uttar Pradesh and Tamil Nadu, where investment worth rupees 5,000 have been proposed, taking the total proposed investment received in 4 such park to 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ की प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के साथ, और गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मास्टर प्लान्स को डेवलप किया जा रहा है, उसके बाद ही साइन होंगे। पीएम मित्र स्कीम जो है उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट लैंड ट्रांसफर करती है स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर, और 51% इक्विटी शेयर होल्डिंग स्टेट की होती है एंड 49% सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो देर आर 3-fold बेनिफिट्स ऑफ दिस पार्क। बिसाइड्स प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स ईजियर क्लियरेंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, क्लियरेंस ईजी हो जाती है, एंड अदर म्यूनिसिपल अप्रूवल्स। अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री विल गिव 500 करोड़ टू द एसपीवी एंड द अर्ली बर्ड विल गेट एन इंसेंटिव ऑफ 300 करोड़। 500 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री देती है, 300 करोड़ का इंसेंटिव हो जाएगा जो जल्दी इसके अंदर अर्ली बर्ड्स होंगे, जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आज की ईटी एनालिसिस के अंदर इम्पोर्टेंट हेडलाइंस थी, इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस की। कल हम हाजिर होंगे इन द सेम मैनर एज वी वर डिस्कसिंग लास्ट वीक द इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस फॉर ईपीएफओ, enforcement officer and provident fund commissioner. You may download the Educasius app for all the labor laws related sections along with industrial relations. कल तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।